वैसे तो कई समितियाँ, लेकिन प्रमुख इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बताइए पहली समिति कौन सी है? संघ शक्ति। पहली तो प्रारूप होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है। चलिए, लिखने में ऊपर नीचे हो गया, महत्व में आप समझ लीजिएगा। संघ शक्ति समिति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कमिटी, ठीक है। दूसरी समिति प्रारूप, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी है। प्रारूप समिति, समिति ऐसे रखते चलिए। नेक्स्ट, संघीय तो हो ही गया, प्रांतीय हो जाएगा, प्रांतीय। इन समितियों से समझ में आ जाएगा कि समिति, मान लीजिए हम एक चीज़ बनाने के लिए बैठे हैं, तो अलग अलग विभाग बांटेंगे, अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को देंगे, तो क्या होगा कि सबकी समस्याएं संविधान में कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएंगी, सबके काम। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक कल्याण बताइए उषा जी अब, ठीक है। समितियां जो लिख रहे हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए है, ड्राफ्टिंग समिति है प्रांतीय यानी, और ड्राफ्टिंग कमेटी है, और संघ शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा 3 बच रहा है? अश्विन, बहुत महत्वपूर्ण है संचालन समिति, संचालन समिति। कृपलानी वाला झंडा समिति, झंडा भी इम्पोर्टेंट ही है, झंडा समिति। और रियासत, देसी रियासत और नियम, रियासत, देसी रियासत और नियम एक ही में है ना? देसी रियासत, वही बात हो गई। और नियम, नियम। और कोई समिति थी महत्वपूर्ण? जैसे तो और समितियां हैं, इनसे सवाल आता है, बाकी देख लिया जाएगा। मान लीजिए गली कूचा में जब घुसेगा तो उसके हिसाब से हम लोग वन लाइनर कर लेंगे, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? आज तक यही पूछा गया है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब झंडा कई बार पूछ चुका है, झंडा से स्टार्ट करते हैं। कौन है? पक्का? झंडा समिति के पक्का। और मूल अधिकार के? मूल अधिकार सरदार पटेल, ये अल्पसंख्यक कल्याण के सरदार पटेल। उप समिति रहेगा तो कृपालनी। तो चलिए इसको कर लेते हैं। मूल अधिकार के सरदार पटेल जी थे, पटेल। झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के कौन थे? अम्बेडकर जी थे। और मेन सवाल यही पूछेगा, संघ शक्ति समिति। उषा जी आप बताइए, लिख के लाई है ना? कल याद करके आना था इसको बेसिकली आप लोगों को। ये JL नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति आप बताइए, आप तो पूरा रट के आई हैं।
केवल नाम लिखे हैं, अध्यक्ष का नाम नहीं लिखा है। आपने लिखा है? आप तो आ ही नहीं दिक्कत। आप बताइए। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। याद किसी ने नहीं किया है, केवल आपको तो लगता पहले से याद था। संचालन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार के मुंशी भी पूछा था तो के मुंशी भी। तो संचालन में क्या है? राजेंद्र प्रसाद। याद कर लीजिए, अभी हम पूछेंगे तुरंत, ये कंफर्म कराने के बाद ही आगे बढ़ना। ये नहीं कि क्यों लिखा जा रहा है, इसको फिर मिटेगा और आप बोलिएगा फिर लिखा जाएगा। ठीक है, इसको जब भी पढ़िए थोड़ा दाएं बाएं भी देख लीजिए। कोई बचा क्या? रियासत मैक्सिमम के वही थे बहुत सारी चीज़ों में। अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद बहुत सब में लगभग कॉमन थे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इसको सांगोपांग देखने की। ऐसा 2 घटनाक्रम आता है कि कहा जाता है कि संविधान का जो लिखा जा रहा था, ऐसे पता नहीं इसकी सच्चाई कितनी है, लेकिन यह बार बार किंवदंती बन चुका है कि संविधान 2 बार खराब हो गया था लिखने के दौरान ही। यानी कि जल गया, कट गया या गुम हो गया, इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी, या चूहा काट दिया होगा या कहीं गल गया होगा पानी में। तो एक बार कहा गया कि अम्बेडकर जी ने उसको पूरा का पूरा लिख दिया, और दूसरे व्यक्ति जिनको सबसे याद था संविधान वो थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने लिख दिया। कहानियाँ हैं, लेकिन कहानियों में भी रोचकता होती है। तो ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अल्पसंख्यक कल्याण किसने किया? अल्पसंख्यक कल्याण का ही उप समिति है ना। नहीं सर, एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, हम मेजरली हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। एच.सी. मुखर्जी। परामर्श हट जाएगा यहाँ से। मेन अल्पसंख्यक कल्याण ही मेन है इसमें। ये तो ये मेजर है। इसमें भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? इसको पूछता है, इसको पूछता है, झंडा पूछता है, और बाकी ये पूछता है कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था। यही तो दिक्कत है, बताइए। प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष थे, लेकिन बी.एन. राव। यही सवाल पूछेगा, बी.एन. राव। पहली बार इस तरह का विचार किसने दिया था, प्रतिपादित किसने किया था कि संविधान के बारे में नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव वो अलग चीज़ है। ये हम संविधान, ओवरऑल संविधान को ड्राफ्ट करने की जो बात है, जो विचार है, एम.एन. राय का नाम सुना आपने? तो वो वहीं से इसका विचार का सृजन हो रहा है, और धीरे धीरे हम एक संविधान की तरफ बढ़े। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं पता है? और पीछे जाइए। रेगुलेटिंग तो लोग सहूलियत के लिए बोल देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या उसके पहले नहीं है? और पहले आइए, और पहले आइए, 1600। कभी भी पूछेगा जड़ कहाँ है, तो जड़ जड़ में ही होगा ना, जड़ बीच से तो नहीं हो सकता है। और जड़ जड़ में इसलिए है क्योंकि 1600 में ही तो आके भारत को एक विदेशी कंपनी आती है, और कुछ ना कुछ तो क्या संविधान क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम, उसका सेट ऑफ लॉज, उसी को कहते हैं संविधान। उसमें क्या क्या है? आपने जो 3 बातें पढ़ी हैं, क्या क्या होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यही 3 होता है। तो इन तीनों का विकास क्रम ही किसी भी राज्य का, देश का विकास क्रम होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन क्या है? नियम बनाना। समझिए, लेजिस्लेशन मतलब नियमों को बनाना। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है?
उसको लागू करना। और जुडिशरी क्या करता है? उसको उसको कंसोलिडेट करना और रिव्यू करना, दोनों चीज़। ये देखना कि यह सही ढंग से लागू हो रहा है, यह भी देखना है, उसको बल प्रदान करना है, और कहीं गलती हो रही है तो उसको रिव्यू भी करना है। तो इसकी प्रक्रिया तो उस दिन से शुरू हो जाएगी ना जब हमारे पास पहली बार कोई विदेशी चीज़ आएगी। तो कौन आएगा विदेशी? 1600 में किस चीज़ का गठन हुआ? EIC, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भी एक आदेश के से हुआ होगा। ये आदेश किसने दिया था? आप लोग मत बोलिएगा, बोले ना कि नहीं बोलना है। किसने दिया था अश्विन ये आदेश? हैं? क्वीन एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने। कितने दिन के लिए उसको एक शक्ति प्रदान की थी? 15 साल। पहली बार 15 साल के लिए, ठीक है। तो 15 साल के लिए उसको दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या दिया गया? कि भारत में आप जाके व्यापार कर सकते हैं और उस पर आपकी मोनोपोली होगी। भारत ही नहीं, वो पूर्व के बारे में था, नॉट ओनली इंडिया, वो ईस्टर्न, उसका जो टेरिटरी में जो ट्रेड था उसके लिए था। उसमें चीन भी आ सकता है और तमाम इंडोनेशिया वगैरह भी थे, मतलब, लेकिन उनका मेन फोकस इंडिया था, इसलिए इस कंपनी का नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका जो कंपनी का जो एक बोर्ड बना होगा, उसके जो सदस्य बने होंगे, हम उनकी संख्या में नहीं जाएंगे, बहुत जगह उसकी संख्या बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसका सवाल पूछेगा। तो उसने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, क्या अधिकार होंगे उनको? और कुछ नहीं करेगा। तो मान लीजिए कंपनी है, 400-500 लोग काम कर रहे होंगे उसमें, तो 500 आदमी काम कर रहा है, तो उसके बारे में तो नियम बनेंगे कम से कम। तो अभी 1600 में कंपनी एकदम नई थी और इसने अपने जो सर्वेंट्स थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनके बारे में नियम बनाया, उसका अधिकार उनको था। तो एक तो हो गया नियम बनाने का अधिकार, यानी एल की शुरुआत हो गई यहीं से। तो जड़ है कि नहीं यहाँ पर? और ये एक आदत भी है कि नियम बनाना शुरू किया तो फिर अब नियम बनाने की आदत पड़ गई। तो जो भी नियम बनाएगा तो उसको कोई फॉलो करेगा, कोई नहीं करेगा, यही ना होगा। तो जब फॉलो नहीं करेगा बंदा तो उसको क्या किया जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसको अगला अधिकार स्वयमेव क्या मिल गया? टू पनिश। लेकिन टू हुम? नियम भी बना रहा है अपने के लिए, यानी अपने जो अंडर में काम करे उनके लिए, और पनिशमेंट भी दे सकता है वो किसको? अपने जो सर्वेंट्स हैं या जो कार्यकारी हैं या जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनके लिए, ठीक है। तो इतना ही इसके पास पावर अभी 16 में था कि व्यापार कीजिए और अपने जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए नियम बनाइए, अपने लिए नियम कानून बनाइए और उसको ये कीजिए, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत कुछ दिन बाद 1661 में क्या होता है कि कुछ इसमें और अधिकार दे दिए जाते हैं, यानी कि जो केवल कंपनी के लिए जो बात थी वो अब टेरिटरी के लिए आ गई। समझ गए? उसमें टेरिटरी कौन कौन से थे प्रमुख? बंगाल टेरिटरी, मद्रास और बॉम्बे कहते थे, बाद में जुड़ेगा उसमें आगरा, ठीक है। तो ये उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हुआ 61 में कि बस जो पहले केवल विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट सर्वेंट था वो बढ़ के टेरिटरी को विस्तार हो गया, ठीक है। तो इतना ही दो में जानना है, 1600 में और 1661 में। इसके बाद बीच में कुछ उतना खास नहीं है, 1726 में भी उसमें कुछ जोड़ दिया गया, तो 1726 भी है, लेकिन अब स्टार्ट होता है मेन 1773, याद रखिए। तो जब हम 1773 जाएंगे, 73 के बाद कौन सा आएगा? आप लोग को डेट याद रखिए, अभी मोटी बात को पकड़िए, फिर हम माइन्यूटली बताएंगे। 1773 के बाद इम्पोर्टेंट डेट क्या है? 51 नहीं, 1773 के बाद 81 है। 51 कहाँ से आएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 81 संशोधन है वो इसमें, ठीक है। तो फिर 84 के बाद 86, 1786, फिर 1793। आप डेट रिपीट कर सकते हैं, आप चारों को छोड़ के, आप तीनों बताइए।
जो डेट्स हमने बताए वो रिपीट कर सकते हैं? 1761 तो मैंने कहा ही नहीं। पहला महत्वपूर्ण डेट है 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। एक्चुअली इसमें विवाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन बेसिकली 1599 में ही हो गया था, लेकिन अब उसको ले लिया गया चूँकि एग्जैक्ट 1600 में आके उसके सर्कुलर पास हुए सारे, इसलिए 1600 लिया गया। अदरवाइज कई जगह अब पढ़िएगा 1599 भी आता है। तो 1600 एक डेट हुआ। दूसरा 1661, तुरंत 73, 81, 84, 86 और 1793। तो इनके नाम थे अलग अलग। ये तो मान लीजिए एक चार्टर के द्वारा गठन हुआ, लेकिन 73 वाले को क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। 84 वाले को क्या कहा गया? पीट्स का इंडिया एक्ट। और 86 वाले को क्या कहा गया? 81 वाले को कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। तो 1786 वाले को क्या कहा गया? ऐसे ही है, उसका जनरल नाम है। उसको पावर दिया गया है, सेनापति बनाया गया है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अब क्या है कि 93 एक जंक्चर है, जहाँ से अब 20-20 साल का एक पड़ाव आएगा। क्या आएगा? अब याद करना सुविधाजनक हो जाएगा। 1793 के बाद 20 साल बाद कौन सा डेट आएगा? 1813। तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। अश्विन, आपको समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? डेट में देखिए, आप ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अब वो धीरे धीरे भारत में आकर व्यापार के लिए उसको थोड़े थोड़े नियम बन रहे हैं। तो नियम में 2-3 चीज़ों पर ध्यान गौर कर लीजिए जो हम बोल रहे हैं, कि सबसे पहले ये उसमें देखा जाएगा कि आपको क्या क्या अधिकार मिले, यानी कंपनी को भारत में कौन कौन से अधिकार मिल रहे हैं, फिर कौन कौन सा क्षेत्र उसके साथ जुड़ रहा है या हट रहा है। कंसेप्चुअल बात को पकड़िए। पढ़ते समय किताबों में, रिपीट करते समय भी किताबों में इन्हीं को ढूंढना है आपको, कि कितना क्षेत्र उसका घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए बंगाल का जो गवर्नर है, उसको गवर्नर जनरल कब बनाया गया? गवर्नर जनरल बना तो उसके अंदर क्या मद्रास और बॉम्बे आ गए या उससे अलग रहे? तो इन बातों का आंसर आप ढूंढने की कला जान जाइएगा ना, तो आपको पढ़ना आ जाएगा। अदरवाइज क्या है, रट के पढ़िएगा तो फिर 1 साल बाद वो दिमाग से निकल जाएगा। तो क्षेत्र जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जो गवर्नर को सलाह देने के लिए जो परिषद बनी उसमें कितने सदस्य हैं, उसमें बहुमत है या नहीं है, क्योंकि हमें धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ना है। उसमें फिर आपको ध्यान देना है कि उसको पहली बार कब मताधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार परिषद के सदस्यों को था कि नहीं था। इन चीज़ों का आंसर खोजते खोजते हमें परिपुष्ट होकर कहाँ पहुँचना है? 1600 से लेके 1947 तक। ठीक है। इसमें 2 जंक्चर आएंगे, 2 पड़ाव हैं। 1600 के बाद एक पड़ाव है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट होता है। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेशन ही बताता है कि अब रेगुलेशंस आएंगे। ठीक है। उसके बाद एक पड़ाव आता है 1858, जो वहाँ पर 57 के बाद जो हुआ तो वायसराय जो बन जाएगा वहाँ पर एक आया। और इसके बाद फिर ये 90 साल का एक इतिहास रहेगा। तो आपको डेट्स याद नहीं रखने हैं, उसके क्रम याद रखने हैं। उसमें क्या विकास हो रहा है, कि उसमें गवर्नर जनरल की परिषद को क्या अधिकार मिल रहे हैं, क्या नयापन आ रहा है, कब कोर्ट का गठन हो रहा है, कब सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, शिक्षा के बारे में ब्रिटिश सरकार कब कब डिसीजन ले रही है। और इसको जब अपने से पहले आप सोच लीजिएगा, तब जब हम पढ़ाएंगे या आप खुद पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी बातें आराम से समझ में आएंगी। बात समझ में आया? तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे? 93 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 33 के बाद 53, और 53 के बाद चूँकि 5-7 साल में ही सिपाही म्यूटनी हो जाती है, यानी कि सिपाही विद्रोह हो जाता है। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि कंपनी के द्वारा वहाँ पे अब शासन संभव नहीं है। तो कंपनी के पर कतरने का प्रयास जो हो रहा है ना, वह भी संवैधानिक विकास है कि नहीं? कंपनी को पहले क्या राइट था कि आप पूर्व में पूरा व्यापार कर लीजिए, आपको एक अधिकार है। फिर क्या किया गया कि आप केवल चीन के साथ व्यापार कीजिए और चाय में आपका एक अधिकार रहेगा, बाकी सब में बाकी लोग भी आके कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि भारत के साथ व्यापार करना और चीन के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करना एक बहुत ही फायदेमंद सौदा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर एक अधिकार होने से बाकियों को लग रहा था, यानी ब्रिटेन में, कि इनको ज़्यादा फायदा हो रहा है और हमें अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना भी एक बहुत बड़ी बात तब मानी जाती थी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठता था लंदन में, उसे काफ़ी सिफारिश और बहुत सारा घूस मिलता था। करप्शन काफ़ी बढ़ गए थे यहाँ के नौकरी के लिए। तो इसलिए संसद ने समय समय पर उनके पर को कतरा है, उनके पावर्स को सीज किया है या समाप्त किया है। तो इस कंसेप्ट को आप समझिए कि हम यहाँ से जब बढ़ेंगे 1600 से, तो 1947 तक हम तमाम नियमों से होते हुए गुजरेंगे और तब यहाँ पहुँचेंगे कि अपना संविधान, हमारे पास अपना शासन होगा। और तब ये समितियाँ आएंगी जो कि 1935 के अधिनियम से भी सीखेंगी। दूसरे हमने स्रोत कल देखे, दूसरे देशों के संविधान का भी अध्ययन किया जाएगा और एक संविधान का निर्माण होगा जिसमें कि तमाम बातों को जगह दिया जाएगा। कल्याणकारी अवधारणा भी होगी और विकासात्मक कार्य भी होंगे। बात समझ आई? तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए।